देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का दोस्तों केमिस्ट्री का जो 100 VPI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चाह रहा था डियर स्टूडेंट, उसी का जो पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। अगर ये सभी क्वेश्चन आप लोग दोस्तों याद कर लेते, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहे। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इससे पहले 40 क्वेश्चन का आप लोग को हम लोग बतला चुके हैं, तो बहुत मजा आएगा। देखो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले PDF नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और आपको मिलेगा। वीडियो देखने के बाद करना। चलो देखो बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, और वो दोस्तों क्या है। तो देखो बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि कणों के आकार या प्रकृति पर। यानी कि बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म है जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि कणों के आकार या प्रकृति पर। यानी कि कहने का मतलब बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म जो होगा बिलियन उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर। यानी कि बिलियन जो होगा दोस्तों, बिलियन में जो विलेय के कण होगा दोस्तों, उसकी संख्या पर निर्भर करेगा, ना कणों के आकारों पर, ना ही प्रकृति पर। यानी कि विलेय का जो दोस्तों कण होगी उसकी संख्या पर डिपेंड करेगा। और साथ में अनुसंख्यक गुणधर्म में दोस्तों 4 प्रकार का होता है। आपके एग्जाम में भर का ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, दे देता है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो देखो 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, वो आप लोग देख लीजिए क्या क्या होता है। पहला होता है बाष्प दाब का अवनमन। क्या होता है बाष्प दाब का अवनमन, क्या तो अनुसंख्यक गुणधर्म है। सेकंड में क्वथनांक का उन्नयन, ये भी आपका दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब, ये भी आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। यानी कि ये चारों आपका क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है। आपके एग्जाम में जो है दोस्तों लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये इसको आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए अमीनो अम्ल उभयधर्मी है, बताएं कारण बताएं। यानी कि जो अमीनो अम्ल होता है वो दोस्तों उभयधर्मी होते हैं। कह रहा है कारण बताइए कैसे ये उभयधर्मी होते हैं अमीनो अम्ल। तो देखो अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों, अम्ल तथा क्षार दोनों से विक्रिया करता है। यानी कि अमीनो जो अम्ल होता है दोस्तों, ये क्या होता है, अम्ल एवं क्षार दोनों से विक्रिया करता है। इसीलिए अमीनो अम्ल क्या है, उभयधर्मी प्रकृति का। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है अम्ल और क्षार करके क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। यानी कि ये उभयधर्मी हो जाएगा। यानी कि अमीनो अम्ल जो है अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करके अमीनो उभयधर्मी ऑक्साइड का दोस्तों निर्माण करेगा। इसलिए ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। डेट मीन्स देख सकते हो ओवरऑल एकदम आसान परिभाषा, बिल्कुल आपको याद होने वाला है। देखो हेनरी का नियम क्या, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका अनुप्रयोग भी लिखना होता है। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, लगता है ये दूसरी बार कवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए। देखो आसान क्वेश्चन है, स्थिर ताप के किसी विलयन उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के दोस्तों कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो स्थिर ताप के किसी विलयन में गैसीय विलय की मात्रा, और मात्रा दोस्तों जो होता है m होता है, और गैसीय विलय की दोस्तों मात्रा और विलयन जो विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब जो होगा दोस्तों P उसके समानुपाती होगा। तो M समानुपाती P होगा। तो यहाँ से आपको पता है कि M बराबर दोस्तों समानुपाती की जगह हम लोग कांस्टेंट स्थिरांक K को जोड़ते हैं, तो M बराबर KP आ गया। यहाँ से आपको पता है M आपका दोस्तों क्या है, गैसीय विलय की मात्रा है दोस्तों P, और आपका दोस्तों आरोपित दाब है, और K एक स्थिरांक है जिसे हेनरी का नियतांक कहा जाता है। समानुपाती की जगह दोस्तों कांस्टेंट K आया है। चलिए बिल्कुल आपको याद होने वाला परिभाषा बिल्कुल हो जाएगा आपको याद। चलिए मात्र 15 सेकंड में जाने काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।
चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना। चलो, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्राथमिक सेल है दोस्तों, उससे आप क्या समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक सेल होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, जाहिर सी बात आपको याद करना है। जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, यानी कि जिस बैटरी में देखो बैटरी जो होता है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होता है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो इसे हम दोस्तों पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। यानी कि जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल और केवल एक ही बार होता है तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं, इसको पुनः दोस्तों दूसरी बार जो होता है प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इसे हम लोग प्राथमिक सेल कहेंगे। और ये आपका दो प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक ना। एकदम आसान परिभाषा है, बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम फिक्स रहता है। लगभग देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक में तो लगभग में दोस्तों पूछ देता है 2 नंबर या 5 नंबर में हमेशा पूछते रहता है। तो याद है क्या प्राथमिक सेल क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 नंबर या तो 2 नंबर में पक्का पूछता है। 2 क्वेश्चन दे देता है जिसमें आपका अढ़ाई देता है, 2 नंबर पूछेगा तो पूरे 2 नंबर का रहेगा। तो देखो ये सब क्वेश्चन आपको एक बार में क्लियर करना है। देखो कहा जाए कि फ्लोरीन जो होता है दोस्तों, फ्लोरीन और सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं, इनके फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों प्रदर्शित करता है, जबकि शेष हाइड्रोजन जो होता है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता। उससे पहले जानिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, एस्टोरीन, ये सब क्या है, आपको पता है कि हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन में जो फ्लोरीन यहाँ पर आपका जो दिया गया अपवाद में, फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, जबकि शेष और हाइड्रोजन क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोरीन, ये क्या विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कारण क्या है, तो देखो फ्लोरीन परमाणु में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। याद रखिएगा जो फ्लोरीन जो होता है दोस्तों इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, अतः इसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है फ्लोरीन में, अतः इसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो नहीं होता है। यही कारण है कि दोस्तों फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, -1 प्रदर्शित करता है। देखो फ्लोरीन तो आपको पता है कि -1 प्रकाशित करता है डी स्टूडेंट, क्योंकि आपका क्या ऋणात्मक होता है, जबकि शेष हाइड्रोजन जो होता है डी ऑर्बिटल होने के कारण अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखो फ्लोरीन है दोस्तों कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, एस्टेटीन ये सब क्या इसके पास, ये सब के पास क्या है, इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसी के कारण ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन फ्लोरीन बच्चेरा एक ही है, उसका कोई डी ऑर्बिटल है ही नहीं है, इस कारण से ये सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उम्मीद है आपको बिल्कुल याद हो गया, एकदम आसान परिभाषा है। देखो एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण, ये एग्जाम में पूछा है दोस्तों, सेंटर में पूछा है, फाइनल में पूछा है, तो इसको देखिए कैसे याद करना है। यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ है। देखो सही बात है, एंजाइम दोस्तों जो है एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ जो अनेक जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है। यानी कि दोस्तों जो एंजाइम होता है, एंजाइम उत्प्रेरक, यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन होता है, युक्त होता है, पदार्थ होता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को क्या करती है, संपादन करती है। तो इसको हम लोग जैव क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ये एंजाइम उत्प्रेरण जो होता है प्रायः क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रायः आपका प्रोटीन होते हैं। जैसे देखो इन्वर्टेंस नामक एंजाइम जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया सुक्रोज नामक एंजाइम को ग्लूकोज में बदल देता है। तो देखो यहाँ पर देखो सुक्रोज 200 C/H/O11 दिया गया, यहाँ से देख सकते हो आपको ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल दिया। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, देखो सुक्रोज का मतलब चीनी हुआ, सुक्रोज में देखोगे तो ग्लूकोज ये वाला, फ्रुक्टोज ये वाला, इस तरह प्रदर्शित कर देता है दोस्तों कौन एंजाइम, तो इन्वर्टेंस एंजाइम जो होता है दोस्तों, यही आपका दोस्तों सुक्रोज को 2 भागों में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। काफ़ी आसान है, और ये भी आपको याद रखना एंजाइम जो होता है ना वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। चलिए अब देखो रासायनिक अधिशोषण क्या है।
रासायनिक अधिशोषण दोस्तों क्या है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक भौतिक अधिशोषण में अंतर बताओ, ये सब पूछते रहता है। तो देखो, जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, देखो जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, अधिशोष होता है जिस पर कुछ शब्द चिपकता है, अधिशोषक जो चिपकता है, इसके बीच दोस्तों प्रावल आकर्षण बल होता है, यानी कि प्रावल आकर्षण बल होता है, अर्थात रासायनिक बंधन होता है, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। कहो देखो यहाँ से देखो दीवार की पुताई में देखोगे तो इसको आप लोग दोबारा फिर पहले के जैसा नहीं ना कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, प्रबल दोषो आकर्षण बल होता है, रासायनिक बंधन होता है, क्योंकि इस पर चिपकता है तो ये नहीं मटरता। दुर्बल थोड़ी है खाली के मटा देंगे तुरंत नहीं, लेकिन इसमें आपका प्रबल सब कुछ होता है, रासायनिक बंधन होता है। इसी के कारण दोस्तों ये क्या होता है, चीनी के जैसे दोस्तों दीवार की पुताई करोगे तो ये कहीं मिटेगा नहीं, तो ये क्या प्रबल हो गया, ये रासायनिक बंधन पाया जाता है। ये देखिए एकदम आसान परिभाषा था। चलिए देखो ब्राउनी गति क्या है मेरे प्यारे साथियों, फिगर से भी आप लोग समझना, मैं फिगर पढ़ रहा हूँ इस प्रकार से। देखिए अगर इस प्रकार से तो ये कौन सी गति है दोस्तों, इस प्रकार से देखो, अगर टेढ़े मेरे बाग में अगर दोस्तों गतिशील होता है तो उसको हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। देखो परिभाषा से समझो, जब कोलाइडी विलयनों के अध्ययन से पता चलता है ना कि कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइडी कण हमेशा टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहते हैं। यानी कि देखो इस परिभाषा के अनुसार अगर इसको हम इस प्रकार से बना दें तो ये आपका दोस्तों क्या है, परिभाषा सही होगा, क्योंकि देखिए ये आपका टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में क्या है दोस्तों, गतिशील है। देखो इस प्रकार से मैंने कर दिया दोस्तों, तो ये देखिए एक गतिशील है, यानी कि दोस्तों क्या टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्या है, गतिशील है। इस प्रकार से फिगर भी एग्जाम में बना लेना, यानी कि कोलाइडी विलयनों के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडिक कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में दोस्तों गतिशील रहते हैं, और इसी का हम लोग दोस्तों ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति के कारण दोस्तों जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। कौन सी गति के कारण, तो ब्राउनी गति के कारण। देखो अवशोषण और अधिशोषण में अंतर लिखें। देखो अधिशोषण और अवशोषण जो होता है इसमें आपको अंतर बतलाना है। तो देखो आसान है, कैसे याद करना है, तो देखिए यह दोस्तों अधिक मात्रा में होने वाली घटना। देखो अवशोषण जो होता है ये अधिक मात्रा में होता है, लेकिन आप लोग देखिएगा अधिशोषण को तो ये सतह पर होने वाली घटना होता है। देखो अवशोषण अधिक मात्रा में होने वाली घटना, लेकिन अधिशोषण है ये सतह पर होने वाली घटना होती है। इसमें दोस्तों पदार्थ का सांद्रण सतह से अधिक होता है, यानी कि इसमें जो होता है पदार्थ का सांद्रण सतह पर अधिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पदार्थ का जो सांद्रण होता है सभी जगह समान रहता है। अधिशोषण में देखिए अवशोषण जो होता है दोस्तों सामान्य दर से होता है, लेकिन अधिशोषण जो होता है तीव्र यानी तेजी से होता है। यानी कि देखिएगा अवशोषण कोई तो सामान्य दर आराम से एकदम होगा, लेकिन वहीं अधिशोषण देखिएगा एकदम तीव्र गति से होगा, एकदम तेजी से काम होगा इसमें। चलिए अब देखो प्राशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राशन क्या, प्राशन अब ये सब आपको करवा चुके हैं, चैप्टर वाइज भी आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिएगा मेरे प्रिय साथियों। अब देखिए प्रासरण क्या है, तो देखो जब दो विलयन को एक दूसरे से अर्धपरागम झिल्ली से अलग रखते हैं तो तानु विलयन से 200 विलायक के कण अर्धपरागम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कोई विलयन ले लीजिए दोस्तों, दो गो यहाँ से क्या है, जब दो विलयन को एक दूसरे से अर्धपरागम झिल्ली से 200 अलग रखते हैं तो इसमें क्या होता है, तानु विलयन से विलायक के कण 200 अर्ध जो परागम झिल्ली होता है इसको पार करके इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रासरण क्रिया कहेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट ओवरऑल ये 50 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, और भी आपका जो बच गया डियर स्टूडेंट 50 क्वेश्चन और भी 5 वीडियो में हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है इतना आप लोग क्लास किए डियर स्टूडेंट, इससे आपको काफ़ी कुछ याद हुआ होगा डियर स्टूडेंट। एग्जाम में यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब प्लेलिस्ट में रखा जाता है, तो वहाँ से प्लेलिस्ट से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।